नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना डाइवर्स देश, यहाँ इतने बड़े-बड़े पूरे देश को अफेक्ट करने वाले फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं? ये कोई छोटा-मोटा सवाल तो है नहीं, है ना? तो आज हम इसी पूरी मशीनरी की एक-एक परत को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सरकार एक ऑर्डर निकालती है और बस रातों रात पूरा देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसका जबरदस्त समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उग्र विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ऐसे में देश का पूरा सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है? बस यही वो पल होते हैं जो भारत के डेमोक्रेटिक मशीनरी का असली टेस्ट लेते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ना सबसे अच्छे से समझने के लिए हम एक बहुत ही ऐतिहासिक केस को देखेंगे। ये कहानी है मंडल कमीशन की। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ हमारे समाज को ही नहीं बल्कि सरकार की हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक संस्था को उसकी लिमिट्स तक टेस्ट किया। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये एक दशक से भी ज्यादा लंबी चली एक पॉलिटिकल जर्नी थी। इसकी शुरुआत होती है 1979 में, जब एक कमीशन बनाया जाता है, और ये कहानी जाकर खत्म होती है 1992 में सुप्रीम कोर्ट के एक फाइनल फैसले के साथ। तो सवाल यह है कि आखिर वो फैसला था क्या जिसने पूरे देश में इतनी बड़ी आग लगा दी? वो फैसला था 27% का सरकारी नौकरियों में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी एससीबीसी के लिए 27% आरक्षण। अब ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि तब तक जो रिजर्वेशन था वो मुख्य रूप से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही था। अब जैसे ये फैसला लिया गया, सरकार के जो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ी संस्थाएं हैं, वो एक एक करके एक्शन में आ गए। ये किसी एक का काम नहीं था, ये पूरे सिस्टम का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स था। तो चलिए देखते हैं कि इस खेल में किस प्लेयर ने क्या रोल निभाया। तो पहला मूव लिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने। आसान भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने। इन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि इस रिकमेंडेशन को लागू करना है। यही वो लोग हैं जो देश के लिए सबसे बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, यहां एक बात समझना जरूरी है। ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारे चुने हुए नेता मंत्री जो बड़े फैसले लेते हैं। और दूसरी होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारे सिविल सर्वेंट्स जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, जिनका काम होता है इन फैसलों को जमीन पर लागू करना। तो ठीक है, फैसला तो ले लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की पार्लियामेंट में, यानी संसद में। अब संसद वो जगह है, वो मंच है जहां पूरे देश से चुने हुए लोग आते हैं, नेशनल इश्यूज पे बहस करते हैं, सरकार से तीखे सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। और संसद के अंदर भी असली पावर वो लोकसभा के पास होती है। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स को सीधे जनता चुनती हैं। सरकार के पास पैसा रहेगा या नहीं, सरकार पावर में रहेगी या नहीं, ये सब कुछ लोकसभा ही तय करती है। और तो और वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को गिरा भी सकती है। अब जब इस सरकारी ऑर्डर के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट्स बहुत बढ़ गए, माहौल एकदम गर्मा गया, तब इस कहानी में एंट्री होती है तीसरे और आखिरी प्लेयर की, द जुडिशरी, यानी हमारी न्यायपालिका। जिन लोगों को या ग्रुप्स को यह फैसला सही नहीं लगा, वो सब पहुंच गए कोर्ट। और फिर आया साल 1992 और वो फेमस केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना हिस्टोरिक वर्डिक्ट सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार का ऑर्डर वैलिड है, संवैधानिक है, लेकिन एक बहुत जरूरी मॉडिफिकेशन के साथ। कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया। कहा कि रिजर्वेशन का फायदा इन क्लासेस के जो वेल टू डू लोग हैं, जिन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। और इस एक फैसले ने देश के सबसे बड़े विवादों में से एक को हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो हमने देख लिया कि एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी ने कैसे काम किया। लेकिन एक मिनट, ये सब आखिर किस रूल बुक के हिसाब से चल रहे हैं? वो कौन सी किताब है जो इन सब की पावर और इनकी लिमिट्स तय करती है? वो है भारत का संविधान। इसको ना एक फुटबॉल के खेल की तरह समझिए। अगर कोई नियम ही ना हो तो क्या होगा? बस केओस होगा, अराजकता होगी। संविधान भी ठीक वैसे ही है। ये वो बेसिक रूल्स देता है जिस पर हम सब, इतने अलग अलग तरह के लोग, एक साथ भरोसे से रह सकें। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ रूल्स की एक किताब नहीं है, इसकी एक आत्मा है, एक फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी हमें मिलती है संविधान की प्रियम्बल में, यानी प्रस्तावना में। ये समझिए कि ये पूरे संविधान की इमारत की नींव है। और इसकी शुरुआत ही होती है इन पावरफुल शब्दों से, हम
भारत के लोग। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, भारत में जो अल्टीमेट पावर है वो यहाँ के लोगों के पास है। ये संविधान हमें किसी राजा ने या किसी बाहरी देश ने नहीं दिया, बल्कि हम भारत के लोगों ने इसे खुद को दिया है। प्रियम्बल आगे भारत के कैरेक्टर को इन 5 शब्दों में बताती है। हम सॉवरन हैं, मतलब अपने फैसले खुद लेते हैं। सोशलिस्ट हैं, यानी कोशिश ये है कि देश की संपत्ति इस तरह बटे कि इनइक्वालिटी कम हो। सेक्युलर हैं, यानी देश का अपना कोई धर्म नहीं और सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। और हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, जहां सरकार को भी और देश के हेड ऑफ स्टेट को भी जनता ही चुनती है, वो कोई राजा महाराजा नहीं होते। और ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। वापस अगर उस मंडल कमीशन वाले केस पर जाएं, तो वो पूरा का पूरा संघर्ष असल में क्या था? वो जमीन पर जस्टिस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के इन कॉन्स्टिट्यूशनल वादों को हकीकत बनाने की एक जबरदस्त लड़ाई ही तो थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या कोई एक संस्था, चाहे वो सरकार हो या पार्लियामेंट या कोर्ट, बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे। उन्होंने एक कमाल का सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी नियंत्रण और संतुलन, ताकि पावर कभी भी किसी एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट ना हो। जैसे हमने देखा, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे लोकसभा को जवाब देना ही पड़ता है। सरकार तभी तक पावर में है जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी उसके साथ है। ये एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर का एक बहुत मजबूत चेक है। और ठीक इसी तरह जुडिशरी की आज़ादी को भी प्रोटेक्ट किया गया है। क्या हम जानते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना कितना मुश्किल है? इसे लगभग नामुमकिन बनाया गया है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 जैसी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि जज बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर फैसले दे सकें। और अब आते हैं सबसे खूबसूरत आइडिया पर। हमारा संविधान कोई 75 साल पुरानी पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम है, एक जीवंत प्रणाली। मतलब ये कि जिन्होंने संविधान बनाया वो जानते थे कि समय बदलेगा, समाज बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी। इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव की, अमेंडमेंट्स की गुंजाइश रखी। और सच पूछिए तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारा संविधान आज भी इतना रेलेवेंट है, क्योंकि ये समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को अडैप्ट कर सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी भी देश के जो बड़े बड़े आइडियल्स होते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो सब उसके संविधान में तो लिखे ही होते हैं। लेकिन इन ऊंचे आदर्शों का असली टेस्ट कागज पर नहीं होता। इनका असली टेस्ट होता है मंडल कमीशन जैसे जमीनी संघर्षों में, जहां पूरा देश एक साथ मिलकर यह तय करता है कि इन खूबसूरत शब्दों का असल जिंदगी में मतलब क्या होगा।